सर मिड टर्म के मिड बारे में टर्म बता दें आपके काइंडली हैं। कि ऑनलाइन होंगे या जी कैंपस जी, में। ऑनलाइन ऑनलाइन होंगे। तो ऑनलाइन होंगे सर और हमारा इसमें वाइवा किस ग्रैंड डेट को क्विज होगा? होगा जैसे पहले हुआ था। जी आप क्या कह रही हैं? जी जी। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, हम आज अपना 7th प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं और टोटल हमारे 8 प्रैक्टिकल हैं, तो 7वां प्रैक्टिकल जो है आज आपका हो जाएगा। तो ये है माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ हेंस एग यॉक एल्ब्यूमिन एंड शेल मेम्ब्रेन्स। अब जो हमारे पास अब सबसे पहले हम करते हैं एग यॉक जो होती है, उसकी अंडे की जब्ती है, उसको हम देखते हैं कि उसके अंदर क्या कुछ है। इसमें जो रेशो है पड़ी एग यॉक के अंदर, तो लिपिड टू प्रोटीन रेशो है 2:1, मतलब दो जो है वो लिपिड मालिक्यूल्स होंगे तो एक प्रोटीन का मालिक्यूल जो है उसके अंदर प्रेजेंट होगा। लिपिड मालिक्यूल्स जो मेजर इसके अंदर होते हैं वो हैं ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, फॉस्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। आवाज़ आ रही है आप सब लोगों को? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, और मेजर प्रोटीन का ये आपने याद रखना है कि यॉक के अंदर कौन से जो लिपिड के कंपोनेंट्स हैं वो कौन से होते हैं। ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल होता है, फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और कोलेस्ट्रॉल होता है। और जो प्रोटीन कंपोनेंट्स होते हैं वो एलडीएल इसको हम बोलते हैं, लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, फिर हाई डेंसिटी एचडीएल जिसको बोलते हैं, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, और लिपिडीन जो कि ग्लोबुलर प्रोटीन है और ये वाटर सॉल्युबल। फिर फॉस्फेटीन है, ये प्रोटीन है, मतलब इसके अंदर फास्फोरस का मॉलिक्यूल होगा। Yolk from one large egg usually contains about 213 मिलीग्राम ऑफ कोलेस्ट्रॉल। तो ये बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जो एक एग होता है उसके अंदर जो यॉक होती है उसमें कोलेस्ट्रॉल जो होता है वो 213 mg होता है। इन दिस एक्सपेरिमेंट जो है आप क्वालिटेटिवली डिटरमाइन करते हो लिपिड्स को प्रेजेंट इन द यॉक और फिर कोलेस्ट्रॉल की अमाउंट भी आप देखते हो। तो इसमें हम करते कैसे हैं इसको? सबसे पहले आपने क्या करना है, अंडे को तोड़ना है, जेंटली तोड़ना है आपने। जो यॉक है उसको ज़ाया नहीं कर देना, ठीक है। यूजिंग द शेल सेपरेट द यॉक फ्रॉम द वाइट, डिस्कार्ड द वाइट। आपने क्या करना है कि अंडे की जो जर्दी है उसको अलहदा कर लेना है, जो उसकी सफ़ेदी होती है, मतलब एग वाइट जो है उसको अलहदा कर लेना है यॉक से, और जो वाइट है उसको निकाल देना। अब यॉक को आप एक बीकर में ले लोगे और बीकर में लेने के बाद आप उसका मैस भी रिकॉर्ड कर लोगे और वॉल्यूम भी जो है उसका रिकॉर्ड कर लोगे। अब इसमें क्या करते हैं आपके, अब इसको बस कर सकते हो, मतलब इसको जो है जैसे आप ऑमलेट वगैरह बनाते हो तो उसमें आप जो उसको हिलाते हो तो उसको हम बस्ट करेंगे। तो आप उसमें क्या कर सकते हो कि अब स्प्लिट करना है यॉक को दो इक्वल पोर्शंस के अंदर और फिर जो है परफॉर्म करने हैं अगले स्टेप्स। और अगले स्टेप्स में क्या होगा कि इन दोनों पोर्शंस को एक एक ट्यूब के अंदर आप लोगों ने डाल दिया। अब हर ट्यूब के अंदर इक्वल वॉल्यूम डालना है एसीटोन का, और एसीटोन के अंदर जब, और ये याद रखना है इसमें भी ये जो आम ट्यूब्स नहीं होती हैं, इसमें सेंट्रीफ्यूज वाली जो ट्यूब होती हैं वो हम यूज़ करते हैं। फिर जब जिन लोगों ने सेंट्रीफ्यूज किया हुआ है वो जब भी हम इसमें सेंट्रीफ्यूज ट्यूब्स के अंदर कोई मटेरियल लेते हैं तो सबसे पहला काम होता है उसको शेक करना विद द हेल्प ऑफ वर्टेक्स। ये एक मशीन होती है जिसके ऊपर जो है आप उस ट्यूब्स को रखते हो तो वो जो मिक्सचर होता है वो कम्प्लीटली मिक्सड हो जाए, मतलब जितने भी उसके अंदर जो आपने चीज़ें डाली हैं जैसे एसीटोन आप डाल दो तो वो कम्प्लीटली जो है वो मिक्स हो जाए। फिर आप क्या करोगे, फिर आप इसको सेंट्रीफ्यूज करोगे। सेंट्रीफ्यूज करोगे तो आपके पास दो चीज़ें बनेंगी, एक तो पैलेट बनेगा और एक दूसरी वाली लेयर जो है वो बनेगी, तो मुझे नाम आज भी भूला गया, सुपरनेटिंग। अब इसमें क्या करना है, आपने सुपरनेटिंग जो होगी वो आपके पास एसीटोन होगी तो एसीटोन को आपने गिरा देना है, डीकैंट कर देना है। डीकैंट करने के बाद फिर से यही प्रोसीजर करना है कि हर दोनों ट्यूब्स होंगी उनको उनके अंदर इक्वल वॉल्यूम डालना है एसीटोन का,
और फिर उसको वर्टेक्स करना है, वर्टेक्स करने के बाद सेंट्रीफ्यूज करना है, फिर उसमें से एसीटोन जो है वो निकालते जाएं। तो ये अब 3 मरतबा जो है इस काम को करो। फिर क्या करना है कि एसीटोन फ्रैक्शंस जो हैं वो आप लोगों ने निकाल दिए हैं। एसीटोन फ्रैक्शंस निकालने के बाद जो बाकी चीज़ बचेगी उसके अंदर क्या चीज़ मौजूद होगी, कोलेस्ट्रॉल होगा और यॉर्क के पिगमेंट्स। अब आपने क्या करना है, यॉर्क के पिगमेंट्स का आपको मैस भी आपने फाइंड कर लिया था, वॉल्यूम भी आपने फाइंड कर लिया था। अब कोलेस्ट्रॉल की एनालिसिस जो है आप उसमें करते हो। कोलेस्ट्रॉल एनालिसिस जो है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल रिएजेंट जो होता है उसके अंदर कोलेस्ट्रॉल एस्ट्रेज एक एंजाइम है पड़ी, कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज ये भी एक एंजाइम है, और पर ऑक्सीडेज ये भी एक एंजाइम है। तो तीन एंजाइम्स में आपको मिल जाती है। अब ये जो कॉम्प्लेक्स बनता है उसका रिएक्शन आपको दिखाया कि ये आप लोगों ने लिखना है लेकिन इसको याद नहीं करना। अब इसमें जो प्रिकॉशंस आपने याद रखनी है, क्योंकि फ्री कोलेस्ट्रॉल जो है ये सबस्ट्रेट है कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज का। यहाँ पर आपको दिख रहा है कि ये फ्री कोलेस्ट्रॉल है, इसके ऊपर आकर एंजाइम एक्ट करती है कोलेस्ट्रॉल ऑक्सीडेज इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, और ये इसको तब्दील कर देती है कोलेस्ट्रोनोन में और हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो अगर कोई भी एस्टर जो है वो प्रेजेंट है सैंपल के अंदर, तो उसको आपने पहले तोड़ना है विद द हेल्प ऑफ कोलेस्ट्रॉल एस्टरेज, और फिर जो है वो कोलेस्ट्रॉल जब उसको फ्रीली मिल जाएगा फिर वो ऑक्सीजन उसको देगी और फिर उसको कन्वर्ट करेगी कोलेस्ट्रोनोन में, और फिर आगे जो है फिर जो पेरोक्साइड है वो फिर जाकर फिनोल के साथ एक्ट करेगा और 4 अमाइनो एंटीपायरीन के साथ एक्ट करेगा, और फिर जो है ये तब्दील हो जाएगा इनटू कलर प्रोडक्ट। और फिर कलर प्रोडक्ट को आपने देखना है कि किस चीज़ में उसमें क्या क्या चीज़ जो है वो मौजूद होती है। री डिजॉल्व द एसीटोन फ्रैक्शन इन अ फ्यू मिलीलीटर ऑफ आइसोप्रोपेनॉल, और आइसोप्रोपेनॉल जो है उसके अंदर आप डाल देते हो इसके जो फ्रैक्शंस आपने ऊपर वाला लिया था, फिर उसको वॉर्टेक्स करते हो। वॉर्टेक्स करने के बाद अब इसमें से एक जो मिलीलीटर है वो निकाल लेना है आपने और उसको डाल देना है दूसरी ट्यूब के अंदर। फिर उसी ट्यूब के अंदर आपने क्या करना है 5 मिलीलीटर जो है वो आइसोप्रोपेनॉल डालना है इसमें, फिर से इसको वॉर्टेक्स करना है। वॉर्टेक्स करने के बाद जो है आपने एक कोलेस्ट्रॉल एसे की जो है वो एक कर्व जो है वो बना देनी है, और वो कर्व कुछ इस तरह से होगी कि जैसे जैसे अब्जॉर्बेंस जो है वो बढ़ती जा रही है तो उतनी ही कोलेस्ट्रॉल की जो कंसंट्रेशन है वो भी तो उसमें इंक्रीमेंट आता जा रहा है। नेक्स्ट आपके पास जो है वो है एनालिसिस ऑफ एल्ब्यूमिन। एल्ब्यूमिन के एनालिसिस जो है उसमें आप दो तरह के बफर्स बनाते हो। एक बफर आप बनाते हो 0.5 मोलर इन 100 ml एट 7 pH, और दूसरा भी फॉस्फेट बफर बनाते हो। तो बफर बनाने के बाद आप क्या करते हो कि इसको मेंटेन करना है आपने 7 pH पर, और 7 pH पर आप इसको कैसे मेंटेन करते हो कि 100 माइक्रोलीटर जो है वो सुपरनेटेंट का लेना है, 1 मिलीलीटर ब्रेडफोर्ड डाई रिएजेंट इसके अंदर डालना है। इसको डालने के बाद आपने 10 मिनट तक 37 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर 10 मिनट तक आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आप इस सोल्यूशन की एब्जॉर्बेंस चेक करोगे 5 नैनोमीटर में। इसमें हम यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोस्कोपी के ज़रिए जो है ये सारा चेक करते हैं। तो असल में ये प्रैक्टिकल जो है वो करवाने वाला है, तो इसमें थोड़ा इशू होगा आपको। तो यहाँ पर आकर आपकी जो एनालिसिस है वो उसकी ख़त्म हो जाएगी, एल्ब्यूमिन की एनालिसिस भी ख़त्म हो जाएगी, और आपके पास जो पहले यॉर्क की एनालिसिस है वो भी ख़त्म हो जाएगी। ठीक है, इसकी वीडियो जो है वो मैं आपसे शेयर कर दूँगा। मुझे कॉल आ रही है, मैं तो की तो मैं अटेंड कर लूँ। तो आपने इसमें जो है जो याद करने वाली चीज़ है वो है कि लिपिड्स के कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल, फास्फोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल। और फिर जो प्रोटीन्स होती हैं वो कौन सी होती हैं, एलडीएल होती है, एचडीएल होती है,
पास प्रोटीन्स आ जाती हैं। फिर आपने ये बात याद रखनी है कि 213 mg ऑफ कोलेस्ट्रॉल जो है वो यहाँ पर मौजूद होता है। फिर आगे जाकर जो है वो एक्सट्रैक्शन प्रोसीजर जो है ये आप लोगों ने लिखना है कॉपी के अंदर। एसीटोन एक्सट्रैक्शन जो है इसको भी आप लोगों ने कॉपी के अंदर लिखना है। और कोलेस्ट्रॉल एनालिसिस जो है ये भी आप लोगों ने कॉपी के अंदर लिखनी है। इसमें आपसे सुनने वाला कुछ भी नहीं होगा। फिर जो है इसमें आप ग्राफ बनाने जी ग्राफ बनाना है और ग्राफ की मदद से आप जो है वो कोलेस्ट्रॉल की कंसंट्रेशन जो है वो मुहैया कर सकते हैं। फिर एल्ब्यूमिन की एनालिसिस है तो वो भी आप लोगों ने लिखनी है, लेकिन ये बफर की जो ये बनी हुई है तो इसमें इस चीज़ को आप लोगों ने रहने देना है। ये सर ये कैलकुलेशंस अभी याद आपको करनी ये है सवाल वाइवा के होता है, लिए? अभी इसमें नहीं कैलकुलेशन नहीं है, ठीक है। और इसको ये आपने पूरा लिखने वाला है आपका। ये वाली चीज़ मैं आपको वीडियो कोई ढूंढता हूँ क्योंकि मुझे कल तक तो नहीं मिली थी ये। अगर मुझे मिल जाती है कोई वीडियो तो फिर मैं आपको ये सेंड कर दूंगा। उसमें आप देख सकते हो कैसा कौन सा प्रोसीजर जो है वहाँ अडॉप्ट करते हैं, ठीक है। एक्चुअली सर अच्छा सर इसमें जो एनालिसिस ऑफ एग यॉकेजेस यही याद करना है सर? जी बोलें। सर मैं कह रहा हूँ कि जो एनालिसिस ऑफ एग यॉकेजेस यही है सर, इसका जो एनालिसिस है वही याद करना है? जी एनालिसिस आपको ये पता होना चाहिए। यॉक का जो एनालिसिस है वो ऊपर वाला वो हाँ वही पोर्शन याद करना है कि इसमें यॉक के अंदर क्या क्या चीज़ होती है, लिपिड्स कौन से होते हैं, प्रोटीन्स कौन से होते हैं। ओके थैंक यू सर। सर ये जो एल्ब्यूमिन है, एल्ब्यूमिन ये प्योरली प्रोटीन है या ये एक कोलाइडल सॉल्यूशन की फॉर्म में होती है? ये प्रोटीन है पूरी। ये आपका लीवर भी बनाता है इस चीज़ को। ये जो है इसमें एग वाइट, जब वो जो यानी वाइट एग है, यानी एग का जो वो वाइट पोर्शन है यानी जर्दी के इर्द गिर्द वाला, सर वो यानी लिक्विड फॉर्म में होता है जब एक कच्चा अंडा हो, तो उसमें वो जो सफेद पोर्शन है वो सिर्फ ये एल्ब्यूमिन प्रोटीन है? जी उसमें बाकी चीज़ें भी हैं। जो मेजर पोर्शन है उसमें वो एल्ब्यूमिन प्रोटीन है। जैसे उसको आप जैसे इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल दी जाती है इसकी कि जब आप हीट करते हो तो एंजाइम जो है वो डीनेचर हो जाती है। तो अगर आपने एग्जांपल लिखनी है तो उसमें एल्ब्यूमिन प्रोटीन जो है वो एक इजी सी एग्जांपल है कि जब भी आप अंडे को थोड़ा सा हीट करते हो तो ये उसमें डीनेचर हो जाती है, अपनी शेप को खो देती है। जी बाकी क्या पूछ रहे हो? जब ये डीनेचर हो जाएगी एल्ब्यूमिन प्रोटीन तो इसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू पे तो नहीं कोई फर्क पड़ेगा? नहीं इसमें नहीं कोई फर्क। सर मेरा भी एक जनरल सा क्वेश्चन है। जी बोलें। सर समटाइम्स ये होता है कि मतलब मुझे कंफ्यूजन है कि सर ये जो एग यॉक होती है क्या ये डिवाइड हो सकती है? अगर नहीं हो सकती तो फिर समटाइम्स जनरल ऑब्जर्वेशन है कि कोई एग हम ब्रेक करते हैं तो उसमें से 2 यॉक होती हैं। सर ऐसा क्यों होता है? इसमें एग्जैक्टली तो मुझे अब याद नहीं है, तो इसमें देखना पड़ेगा कि क्या होता है इसमें। कल यही सवाल आपसे फिर पूछेगा फिर मैं। एक्सक्यूज मी सर, एक और क्वेश्चन। जी सर ये मैंने पूछना था कि जो ये एग है इसे हम कह देते हैं कि ये एक सिंगल सेल है, ठीक है। तो इसका ये जो एक सिंगल सेल है तो इसमें न्यूक्लियस यॉक वाले रीजन में होगा? इसमें सेंट्रल रीजन जो है उसके अंदर यॉक होगा। यॉक बेसिकली जो है ना ये जो बच्चा होता है उसकी फूड है बेसिकली, ठीक है। जो न्यूक्लियस होता है वो दरमियान में जो है वो मौजूद है। एक्चुअली सर एक क्वेश्चन था मेरा। जी सर जिस तरह बाकी जो एनिमल्स वगैरह होते हैं सर उसमें मतलब ट्विंस वगैरह जो होते हैं ना ऑफस्प्रिंग होती हैं, लेकिन जो ये एग्स वगैरह होते हैं इनमें सर क्यों नहीं होता? किसमें? सर ये जो एग्स वगैरह होते हैं, एग्स में ट्विंस वगैरह मतलब 2 चिक्स वगैरह क्यों नहीं प्रोड्यूस होते? इसमें थोड़ी वो
बच्चे आ गए थे। इसमें बेसिकली जो है एग के अंदर ट्विंस की प्रोडक्शन है ना, वो होती है कि जब दो गैमीट्स आपस में फ्यूज हो रहे होते हैं, जब वो जाइगोट बनता है तब उनकी जो है वो डिवीजन की वजह से जो है वो बनती है, क्या कहते हैं, ट्विंस बनते हैं, जो फ्रेटर्नल ट्विंस होते हैं और आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं। तो एग्स के अंदर जो है, क्योंकि ये जो क्या कह सकते हैं, चिकन का जो एग है इसमें ऐसा एज सच पॉसिबल नहीं है, तो जब होगा भी तो मुझे इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है। ओके सर, थैंक यू। और सर आपने अभी कहा कि यॉक जो है वो बेबी की फूड होती है, तो सर 2 यॉक क्या उसकी फूड ही होंगी? हाँ जी, उसको अगर क्योंकि अगर वो कह लेना कि ये जो यॉक डबल यॉक प्रोड्यूस होती है, ये क्योंकि अगर फूड जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में चाहिए जो बच्चा है उसको, तो फिर बस सर ये ग्राफ भी बनाएंगे? हाँ तो जी, ग्राफ है और सारी कैलकुलेशंस भी लिखनी है। कैलकुलेशन भी लिखनी है। एक्सक्यूज मी यस, सर, आवाज बार बार कनेक्ट हो रही थी, काइंडली बता दीजिए मैं इतना कर समझ नहीं आ रही। सर एक बार दोबारा बता दें प्रैक्टिकल में क्या क्या लिखना है। आपने लिखने को बताया, आवाज हो रही थी, काइंडली प्लीज दोबारा रिपीट कर दें क्या क्या लिखना है इस प्रैक्टिकल में। एक सेकंड में कॉल सुन रहा हूँ, बोल रहा हूँ, एक सेकंड बस।